Okay, students, Assalamu alaikum. Open your SST books. History section, chapter number 15, the struggle for freedom. Now, the main thing or the initial steps for making Pakistan. जैसे आप सब लोगों ने सिक्स में भी पढ़ के आए कि मुग़ल डिनेस्टी सब कॉन्टिनेंट में द लॉन्गेस्ट डिनेस्टी थी 1526 से 1857 तक. ओके 1857, लेकिन आफ्टर इन 1707 जब औरंगज़ेब जो थे एम्परर थे, उनके दौर डेथ के बाद उनके जितने भी एम्परर्स बने वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. मुग़ल डिनेस्टी के सबसे लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र. तो 1857 में जब ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड सब कॉन्टिनेंट में बना लिया, तो सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज़ और मुस्लिम्स उन्होंने इकट्ठे होके उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इनको यहाँ से इनका ये जो गवर्नेंस है या इनका जो राज है, दे यूज़ द वर्ड राज, इसको हम नहीं चलने देंगे, हमारा अपना एम्परर है. बट इन 1857 में वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन वो वॉर सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, बट ब्रिटिशर्स उसे वॉर ऑफ रेबल या रिबिलियंस कहते हैं. अच्छा, इस वॉर में ये हुआ कि मुस्लिम्स का एक अपना अपना था, हर इलाके की एक अपनी फ़ौज होती थी और वो लड़ रही थी. दे डोंट गैदर टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे थे और एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी नहीं थे, ना मुसलमान के साथ, ना हिंदू के साथ. तो पहली बात तो ये थी कि स्टेट टू स्टेट दे आर फाइट, बट ऑन द अदर साइड ब्रिटिशर्स की एक पूरी आर्मी थी और उन सब का एक ही प्लान था, राइट. तो इसलिए ये वॉर जो है वो इन 1858 में एंड हुई और बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और उनको बर्मा, श्रीलंका जो है, तब तक उन्होंने वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया किले में, यानी कैद कर लिया, और उनके शहजादों को जो है वो उन्होंने कत्ल करवा दिया. उस 1858 में ब्रिटिशर्स ने वहाँ से जो मोनार्की सिस्टम है उसको ख़त्म करके उसको जो डायरेक्ट मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ के अंडर सब कॉन्टिनेंट को कर दिया. सो in this chapter we study कि how the struggle for freedom started. कि 1858 में बहुत बुरे हालात हो गए, मुसलमानों को तो बिल्कुल पीछे कर दिया गया. कुछ उनके अपनी रीजंस थी और कुछ उनके साथ पार्शियलिटी हुई कि उनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया. हिंदूज़ ने थोड़ा क्लेवर माइंड होके जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ आ गए, लेकिन मुसलमान तो बिल्कुल पीछे हो गए. द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो फर्स्ट गवर्नमेंट एक्ट था वो लंदन में पास हुआ, और इस एक्ट में जो है वो बॉम्बे, मदारस एंड कलकत्ता जो अभी कोलकाता है, इसको जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसका हेड वॉइस रॉय होता था. वो इंग्लैंड से आता, ब्रिटिश बंदा था, और जो मेंबर्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स होते थे. ठीक, ये था इनका 1858 का पार्लियामेंट के यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होगा वॉइस रॉय, और जो बाकी उसके जो अभी जिनको हम कहते हैं ना मिनिस्टर्स, वो सब ब्रिटिश मेंबर्स होते थे. यानी कोई भी यहाँ से लोकल सब कॉन्टिनेंट का नहीं था, सब वहाँ के ब्रिटिशर्स थे. उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई और उनमें मुसलमानों की एनरोलमेंट को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. फिर सेकेंड इंडियन कौंसिल एक्ट आया इन 1861 में. द फर्स्ट रियल स्टेप टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, दिस इज़ हाउ वी कॉल द फर्स्ट रियल स्टेप. This is allows some Indians to sit on the Viceroy Legislative Council. आगे ये था कि इस कौंसिल में जितने भी होते थे वो सब ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कुछ इंडियंस को भी साथ बिठाएंगे. These Indian members were not elected. ये इलेक्ट नहीं, ये वोट नहीं होते थे, ये सिलेक्टेड होते थे बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज़. और ऑब्वियसली दे आर प्रिंस, नोबल एंड सीनियर पीपल, लेकिन कम से कम
ये तो हुआ ना कि आप कुछ इंडियंस तो आए, आइदर दे आर मुस्लिम्स और नॉट, बट वो उस कौंसिल में बैठे, तो मतलब उनकी अथॉरिटी अभी उनको इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिली। द फर्स्ट हीरो कह लें या फर्स्ट पर्सन हु स्ट्रगल फॉर द मुस्लिम्स इन वेरी इनिशियल स्टेज इज सर सैयद अहमद ख़ान 1817 to 98। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को अगर कहा जाए कि मुसलमानों की तालीम में बुनियाद रखी तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। He laid the foundation on which later politicians such as Muhammad Ali Jinnah were able to build the state of Pakistan. So Sayyid was a judge and came from a family with a long history and an office stretching. मुस्लिम्स क्योंकि बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड से बिल्कुल पीछे, एक तो मुसलमानों ने कहा कि जी अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीखनी, अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हम लर्न करेंगे, इंग्लिश मतलब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या मॉडर्न एजुकेशन है उसको हम नहीं करेंगे, ये हमारे मज़हब से वो कंपेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे हो गए ना। मतलब उनको जॉब्स में वैसे यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें वैसे नहीं जाने दिया जा रहा था, जॉब्स में उन्हें यूनिवर्सिटी में नहीं जाते थे तो जॉब कैसे उनको मिलती थी। तो मुसलमान बिल्कुल पीछे हो गए, मतलब मुसलमान एक थर्ड पार्टी बन चुके थे। सर सैयद ट्राई टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। तो उसके लिए उन्होंने मुसलमानों में एजुकेशन की उसको कहा कि नहीं, अगर आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे तो इससे आपके मज़हब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मज़हब आपका है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। सो इन्होंने इन 1875 ही सेट अप द एंग्लो ओरिएंट स्कूल इन अलीगढ़ जो बाद में अभी कॉलेज बना और यूनिवर्सिटी बन चुका है, इंडिया में है। वहाँ पे उन्होंने जो है एक स्कूल बनाया जिसको एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा जाता था। उसमें फिर मुसलमानों को उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन दी, दीनी तालीम के साथ भी, क्योंकि वो जब मुसलमान ब्रिटिशर्स के मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम ये था कि जब वो ब्रिटिशर्स स्कूलों में जाते थे, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, तो उसमें वो पता क्या करते थे कि उन पे उनके मजहबी अटैक्स करवाते थे। लाइक वो उनको कहते थे आप क्रिश्चियनिटी पढ़ें, तो बीइंग अ मुस्लिम हम क्रिश्चियनिटी किस तरह पढ़ते, उनको उस तरह की तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है होती। तो दैट्स वाई फिर मुस्लिम्स एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे थे। सो सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक स्कूल बनाया और फिर बाद में डिफरेंट एरियाज़ में स्कूल बनाना शुरू किए। ओके देन थोड़ी सी ओबियसली फिर मुसलमानों ने जब तालीम हासिल करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ग्रेजुअली चीज़ों को फिगर आउट करना किया कि नहीं, एक तो हमारे मज़हब पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा और दूसरा हमने किस तरह इसको लेके चलना है। तो वैसे सर सैयद अहमद ख़ान शुरू में जो थे वो यही कहते थे कि आपने अभी सिर्फ एजुकेशन हासिल करने, आपने सियासत की तरफ नहीं जाना। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो फ्रीडम फाइट या फ्रीडम वॉर या स्ट्रगल में जितने लोग कायदे आज़म के साथ शामिल थे वो ज़्यादातर लोग अलीगढ़ कॉलेज के ही स्टूडेंट्स थे। फिर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरह एक ही प्लांटेड द आइडिया इन द माइंड ऑफ, इस तरह उन्होंने मुसलमानों में शाऊर यानी शाऊर पैदा किया कि नहीं आपने उन अगर हम ऐसा कहें कि सर सैयद अहमद ख़ान रीअवेक द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ही रीअवेक दैम, वो जो उन्होंने सोए हुए मुसलमानों को दोबारा जगा दिया। प्रोग्रेस, अब नाउ प्रोग्रेस इन सब कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट में जो प्रोग्रेस थी वो किस तरह थी। द ईयर्स 1860 to 90 वर अ टाइम अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन। वहाँ के ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी की, रोड्स, रेलवे, कैनाल्स, टैंक्स, इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ट, मतलब ये सब किया। और फिर द डेवल्स अलाउड मोर फूड टू बी ग्रोन इन एमर्जी सप्लाई। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल वो लेते थे और वो रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेते थे, ब्रिटिश भिजवाते थे और यहाँ पे रॉ मटेरियल वो बहुत
कम प्राइस में लेते थे और वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे काफ़ी वर्कआउट भी किया, रोड्स बनाई, रेलवे बनाई, कैनाल सिस्टम्स बनाया, एरिगेशन सिस्टम जो अभी पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त बिल्ट हुआ है उसमें बनाया। तो मतलब ये सब चीज़ें भी उन्होंने की, चीज़ों को सॉर्टेड आउट भी किया। In 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC स्टैंड बनी, जो पहले तो सब कॉन्टिनेंट लोगों ने मिल के बनाई, लेकिन लेटर ऑन वो सिर्फ हिंदू जमात बन के रह गई। लेकिन वो जमात बनाने वाले एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के साथ कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान थे, इन तीनों ने मिल के बनाई थी वो जमात, ताकि हम गवर्नमेंट से सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के राइट्स उन्हें मांग सके, उन्हें बता सके कि ये इनके राइट्स हैं, आप इनको ये राइट्स दें। लेकिन बाद में वो जमात सिर्फ हिंदू जमात रह गई। इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1892, फिर थर्ड इंडियन कौंसिल एक्ट आया। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट एट इज अलाउड इंडियंस टू बी इलेक्टेड टू द वाइसरॉय इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग नॉमिनेटेड। मतलब तब फिर इलेक्टेड वाला सिनेरियो यानी वोट सिस्टम आया। Another important step for Muslims was they asked, और मतलब 1892 में उन्हें एक और जो है वो मिला कि एक तो वो इलेक्ट होंगे यानी वोट के सिस्टम से, और दूसरा मुसलमान जो है, मुसलमान कम्युनिटी मुस्लिम को वोट देगी और हिंदू कम्युनिटी हिंदू को वो कैंडिडेट को वोट देगी। तो इस तरह किसी का हक नहीं मारा जाएगा। फिर 1905-6 were very important years politically and socially. The Viceroy Lord Curzon was a clear-sighted man and tried to do what he thought was good for the people for India. Lord Curzon एक ऐसे वाइसरॉय आए जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया और उन्होंने जो है इंडिया के बेटरमेंट के लिए किया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा भी होना चाहिए। लेकिन जो है उन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की, यानी बंगाल, देखिए बंगाल उस वक्त बहुत बड़ी स्टेट थी, जैसे बांग्लादेश और इंडिया का बंगाल, इसको मिला के ये इतनी बड़ी स्टेट थी। और उन्होंने उस टाइम उसको एक सूबा बनाया हुआ था, तो वो उसकी फिल्म, अच्छा उसकी ना वो जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। जो बांग्लादेश वाला बंगाल था वो मुसलमानों वाला था, और जो इंडिया में बंगाल है वो हिंदू वाला था। तो वो सारी जो और कोलकाता उसका कैपिटल था, तो वो सारे बेनिफिट्स वहाँ जाते, लेकिन बांग्लादेश वाले जो बंगाल है उसको मुस्लिम्स वहाँ के पिस रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उन्होंने जो है जो आपका दूसरा बांग्लादेश जिसको ईस्ट वाला बंगाल था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इंडिया में है वो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट बंगाल है। तो जो ईस्ट बंगाल था उसको बेनिफिट्स बहुत थे इस पार्टीशन से, उनका अपना एक सेपरेट सिस्टम बन गया जिससे उनको उनकी जो आवाम थी उसको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे थे। लेकिन जो वेस्ट बंगाल इंडिया में था उसको वो बेनिफिट्स, उनको ड्रॉबैक्स थे इस बात के। तो 1911 में नलमेंट कर दी गई, बंगाल को दोबारा मिला दिया गया, यानी उसको सेपरेट नहीं किया गया। तो उससे दोबारा से जो वेस्ट ईस्ट बंगाल वाले थे उनको नुकसान हुआ, और ये अनलमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हिंदुओं ने उसके लॉर्ड कर्जन पे और उनकी गवर्नेंस पे कि नहीं आप इसको ख़त्म करें, ये हमारे लिए बहुत मर्डर अटैम्प्ट्स हुए और बहुत वायलेंस हुआ। तो दैट्स वाई ये एक अच्छा काम हुआ था, लेकिन इसको दोबारा ख़त्म कर दिया गया। और 1906 में इसलिए ढाका के मुकाम पे हिंदुओं की इस बिहेवियर को देखते हुए मुसलमानों ने इन 1906 में वेस्ट ईस्ट बंगाल ढाका में जो है वो मुस्लिम लीग का बनाई, ताकि जो मुसलमानों के हकूक़ के बारे में बात कर सके, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के हकूक़ के बारे में बात करेंगी, मुसलमानों के हकूक़ के बारे में बात नहीं करेंगी। तो बेसिकली मुस्लिम्स को अपनी आइडेंटिटी जो मालूम हुई वो
annulment ऑफ बंगाल के बाद या उस पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान जो होने वाले सारे प्रोसेस थे, बिकॉज ईस्ट बंगाल टोटली डिपेंड इंक्लूडिंग आर वर मुस्लिम पीपल्स, एंड वेस्ट बंगाल टोटली इंक्लूडेड हिंदू पीपल। तो वो फिर कंपैरिजन हो गया कि कौन क्या चाह रहा है। तो इसलिए जब बेशक अनलमेंट हो गई बंगाल की, लेकिन मुस्लिम जो है अवेक हो गए, रिवे हो गए, कि उन्हें पता चल गया कि अब हमें क्या करना है। मोर्ले मंटो रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद 1909 में मोर्ले मंटो रिफॉर्म्स आई, और उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स हुए जो काफ़ी बेनिफिशियल थे। सबसे बड़ी बात कि एक गवर्नमेंट, हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होगी, मिनॉरिटीज़ मुस्लिम और सिख्स को जो हैं वो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। इंडिया कुड बी अपॉइंटेड अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी अब कुछ उनकी काउंसिल में अब कुछ इंडियंस और भी होंगे। सो मैनी इंडियन पीपल ऑफ ऑल बिलीव्स नाउ बिलीव दैट दे वर आर गिवन अ शेयर इफ स्मॉल वन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री। का लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत सी चीज़ें बहुत बेटर भी हुई, लेकिन अगर कहा जाए कि पार्टीशन और एनलमेंट ऑफ बंगाल के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स उनमें एक दरार आ गई कि मुस्लिम्स को पता लग गया कि हिंदूज उनके साथ नहीं हैं, और उन्हें ये भी रियलाइजेशन होगी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हिंदुओं के अंडर प्रेशर आ जाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। सो आफ्टर दैट मुस्लिम्स जो हैं वो ग्रेजुअली अपनी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम स्टार्ट कर दी, और जिससे के बाद फिर आगे क्या 1947 में हमने अपना अलग वतन बना लिया। इफ़ देर इज़ एनी क्यूरी आस्क मी एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़।